गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज फिर से हम रेजिलेंस में ही आगे देखेंगे कि क्या हमने रेजिलेंस में क्या देखा था। लास्ट क्लास में हमने तीन चीज़ें रेजिलेंस टॉपिक में देखी थी। दैट इज़ व्हाट इज़ रेजिलेंस, व्हाट इज़ स्ट्रेन एनर्जी और प्रूफ रेजिलेंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस की बात हमने की थी। ठीक है, सबसे लास्ट में हमने लेक्चर अपना ख़त्म किया था कि डिफरेंस बिटवीन रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। इस पे हमने अपना लेक्चर फिनिश किया था और देखा था कि तीनों में क्या अंतर है। बड़े ही एग्जांपल के साथ हमने उसको समझा था। थोड़ा सा और इसको डिफरेंट तरीके से थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं हम। देखने का तरीका मतलब हमारा ये है कि कभी कभी टेक्निकली आपसे ये दूसरे तरीके से सवाल भी पूछा जाता है। ठीक है, टेक्निकली दूसरे सवाल तरीके से पूछा जाता है, तो हम रेजिलेंस को ही समझेंगे कि रेजिलेंस क्या है, ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, एक ग्राफ आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर, पहले चैप्टर में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसी भी मटेरियल के लिए। बहरहाल अभी हम डक्टाइल मटेरियल के लिए देखेंगे। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपने पढ़ा होगा वो कैसा दिखता होगा आपको, देखते हैं एक बार। कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिलता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस इस एक्शन में और स्ट्रेन इधर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ये ओरिजिन है, तो यहाँ से हमें पहला पॉइंट जो हमें इसमें हम लेते हैं उसको हम कहते हैं P। दूसरा पॉइंट जो हम लेते हैं उसको कहते हैं हम E। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है उसको हम A, B, C, D और फिर हमारा F आता है। ठीक है, A, B, C, D, F। तो अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग मतलब होते हैं। ये बहुत बारीकी से आपने इस कर्व को पढ़ा होगा, आपको पता होगा सारी चीज़ें कि हर पॉइंट का क्या मतलब है, कैसे ये होता है। और ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डक्टाइल मटेरियल का हम बनाते हैं जब हम एक डक्टाइल मटेरियल की टेंसाइल टेस्टिंग करते हैं यूटीएम मशीन पे। ठीक है, यूटीएम मशीन पे जब हम टेंसाइल टेस्टिंग करते हैं तब हम ये ग्राफ हमें मिलता है। अब हमें इस ग्राफ से भी रेजिलेंस को समझना है कि एक्चुअली मटेरियल में रेजिलेंस किसको हम कहेंगे। तो बात हमारे समझने वाली है। ठीक है, सॉरी, ये ए पॉइंट यहाँ ना हो के ए पॉइंट यहाँ होता है, बी पॉइंट यहाँ। ठीक है, और हाँ ठीक है, डी एफ। तो इस तरह का कुछ सारे पॉइंट्स होते हैं ये हमारे। ठीक है, तो अब हमारे बात समझने वाली है कि रेजिलेंस क्या होगा। तो अब देखिए, बात ध्यान दीजिएगा कि इस पॉइंट तक, P पॉइंट तक क्या होता है। P पॉइंट तक हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट। P जो है हमारा वो प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट है। मतलब P तक हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट के अंदर हमारा हुक्स लॉ फॉलो करता है, हुक्स लॉ फॉलो करेगा। जब स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल, मतलब O से P तक जो आप लाइन देख रहे हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बीच में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यही हुक्स लॉ होता है। हुक्स लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हुक्स लॉ है। और प्रोपोर्शनल, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, जितना स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतना ही स्ट्रेस बढ़ेगा। ये एंगल 45 डिग्री का होगा। ये बिल्कुल O से P, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा होगी, कहीं कोई बेंडिंग, कोई कर्वेचर नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। तो P पॉइंट तक ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। बात समझ में आ रही है? तो अब ध्यान दीजिएगा, और P से E तक, P से E पॉइंट तक, E जो है, पॉइंट E जो है वो है आपका इलास्टिक लिमिट पॉइंट, इलास्टिक लिमिट पॉइंट। तो E पॉइंट तक अगर हम बात करें, E पॉइंट तक अगर हम बात करें, ये ठीक है। और F जो आपका होता है लास्ट में, F जो आपका होता है वो होता है फ्रैक्चर पॉइंट।
फ्रैक्चर पॉइंट, एफ लास्ट में फ्रैक्चर, जहां पे मटेरियल आपका टूट जाएगा। तो बात समझते हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से बारीकी से समझिएगा कि O से P तक आपका प्रोपोर्शनल लिमिट है, हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और P से E ये स्ट्रेट लाइन हल्का सा, बहुत ही मामूली सा, बिल्कुल मामूली सा हल्की सी कर्व लेती है, बेंड होने लगती है। क्यों? क्योंकि इसके आगे जब आप स्ट्रेस बढ़ाते हैं, मतलब लोड बढ़ाते हैं, तो अब स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता, थोड़ा तेजी से स्ट्रेन बढ़ने लगता है, ठीक है। बट अभी भी ई पॉइंट तक अभी इलास्टिक लिमिट है, मतलब ई पॉइंट तक आप फोर्स लगाएंगे तो मटेरियल, जैसे ही फोर्स हटाएंगे मटेरियल वापस आ जाएगा। मतलब ई पॉइंट जो है अप टू पॉइंट ई मटेरियल is elastic, that is regain its shape and size after removal of force और load। मतलब ई पॉइंट तक अगर आप कोई भी फोर्स लगाते हैं, ई पॉइंट तक अगर कोई भी फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स हटाने के बाद ये तुरंत वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज पे आ जाएगा, ठीक है, विदाउट एनी लॉस। इसको बोलते हैं हम इलास्टिक पॉइंट, ई इलास्टिक पॉइंट, मतलब मटेरियल यहां तक इलास्टिक बिहेवियर करता है। आप कोई भी फोर्स लगाएंगे तो वो वापस, जैसे ही फोर्स हटाएंगे मटेरियल वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा। तो ई पॉइंट वो इलास्टिक पॉइंट आपका है। तो बात समझिए कि ई अगर इलास्टिक पॉइंट है, ई तक आपका मटेरियल वापस आ जाएगा। तो ये वापस किसकी वजह से आ रहा है? कल के लेक्चर में हमने कहा था कि ई पॉइंट तक जब हम उसको एलोंगेट कर रहे हैं, जब खींच रहे हैं ई पॉइंट तक स्ट्रेन, ये क्या दर्शाता है हमको? कितना इलोंगेशन हुआ, कितना स्ट्रेन आया उसमें डेल्टा एल। ये क्या दिखाता है हमको? कितना हम उस पर लोड लगा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ई पॉइंट पे जो इलास्टिक पॉइंट है, वहां से जब हम फोर्स हटाए तो मटेरियल वापस क्यों आया? क्योंकि ई पॉइंट तक ले आते लेते उसमें एनर्जी स्टोर हो गई है। ई पॉइंट तक ले आते जाते उसमें एनर्जी स्टोर हो गई है, वही एनर्जी उसको बैक वापस लाएगी, वो एनर्जी को अपने अंदर से रिलीज कर देगा, वर्क करेगा, खुद मटेरियल खींच के वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो ये किसकी वजह से आएगा? रेजिलेंस। तो हम ये कहते हैं कि अप टू पॉइंट E resilience is present or it is region of proof resilience। देखिए ई पॉइंट तक ही मैक्सिमम, ई पॉइंट पे ही इलास्टिक पॉइंट खत्म हो जा रहा है। ई पॉइंट से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, मटेरियल वापस नहीं आता, वो परमानेंट डिफॉर्म होता चला जाता है, ठीक है, बात समझ में आई? तो ई पॉइंट तक ही हमारा रेजिलेंस होगा और ई पॉइंट पे जो रेजिलेंस आएगा वो प्रूफ रेजिलेंस होगा, सॉरी रीजन ऑफ रेजिलेंस है एंड एट ई प्रूफ रेजिलेंस। ई पे क्या मिलेगा आपको? प्रूफ रेजिलियंस या कहें मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी। मतलब ई पॉइंट पे आपको प्रूफ रेजिलियंस की वैल्यू पता चलेगी, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू पता चलेगी। मतलब कि ई पॉइंट तक आपको ये पता चलेगा कि ई पॉइंट तक जितना आपने लोड लगाया है उस लोड को वो बियर कर जाएगा रेजिलेंस कंडीशन में, मतलब वो वापस आ सकता है, वर्क कैपेबल है वो करने के, डिफॉर्म परमानेंट नहीं हो रहा है। बात समझ आए? तो इसको हम रेजिलेंस कहते हैं ई पॉइंट तक। तो ग्राफ से भी आपको पता होना चाहिए कि रेजिलेंस क्या होता है। अब देखिए कि अगर कोई लोडिंग मान लीजिए यहाँ लग रही है, मतलब इतने लेवल का ही हमने लोड लगाया और इतने ही लेवल का हमारा इलोंगेशन भी हुआ, तो इतने ही लोड पे इतना इलोंगेशन हुआ। बात समझ में आ रही है? इतने ही लोड पे इतना इलोंगेशन हुआ, तो यहां भी रेजिलेंस है।
यहाँ भी कुछ एनर्जी स्टोर हुई, यहाँ भी कुछ एनर्जी स्टोर हुई, यहाँ से यहाँ ले जाने में भी इस मटेरियल में कुछ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई, वो रेजिलेंस है। बट जैसे जैसे हम बढ़ाते चलेंगे, जब ई पॉइंट पे पहुँच जाएंगे तो वो एनर्जी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगी। मतलब इतनी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी ही वो स्टोर कर सकता है। बात समझ में आ गई? और उसी को हम प्रूफ रेजिलेंस कहते हैं। बात समझ में आई? अब ध्यान दीजिएगा कि आगे जब मैं इसका प्रूफ कराऊंगा तो वहाँ आपको बताऊंगा कि पी और ई में थोड़ा डिफरेंस है, और वहाँ किसको एग्जैक्टली लेना है और क्या ले सकते हैं और क्या लेना होता है, वो हम वहाँ डिस्कस करेंगे, देखेंगे आगे। तो अभी यह ध्यान रखिए मोटा मोटी कि अप टू पॉइंट ई हमारा रेजिलेंस होता है। ठीक है, तो भाई साहब ई के बाद क्या होता है? ऐसा तो है नहीं कि हर मटेरियल पे ई तक ही लोडिंग होगी, बट ये ध्यान रखिएगा कि हम डिज़ाइनिंग जो करते हैं, जो भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे अपने मटेरियल की, जो मशीन हम डिज़ाइन करेंगे उसमें जो मटेरियल यूज़ करेंगे उस पर हम यही मान के वो मटेरियल यूज़ करेंगे, वही मटेरियल यूज़ करेंगे और ये मान के करेंगे कि उस पर ई तक ही की लोडिंग लग रही है। ठीक है, ई से ऊपर की लोडिंग हम डिज़ाइन के लिए नहीं यूज़ करेंगे अगर हमें उसमें डिफॉर्मेशन नहीं चाहिए। कई जगहों पे हम चाहते हैं कि डिफॉर्म हो, कोई दिक्कत नहीं है, या अप्रिशिएबल थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ की बात अलग है। बट जहाँ पे हमको एक्यूरेसी बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, फॉर एग्जांपल सिलेंडर पिस्टन, सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट होता है, आपको ध्यान होगा। सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट जो आपके ऑटोमोबाइल इंजन में लगा रहता है, उसका जो पिस्टन होता है बेसिक मटेरियल एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम का एलॉय, उसी से बनाया जाता है पिस्टन को। बट अब सोचिए कि अगर हम पिस्टन को हम डिज़ाइन करें और उसकी हमने रेजिलेंस चेक नहीं की, प्रूफ रेजिलेंस चेक नहीं की। प्रूफ रेजिलेंस का मतलब कि किस पॉइंट तक ये हमको डिफॉर्मेशन प्रूफ पॉइंट हमें अगर नहीं पता, डिफॉर्मेशन प्रूफ पॉइंट मतलब प्रूफ रेजिलेंस, वो पॉइंट जहाँ तक हमारा मटेरियल जो है बिल्कुल डिफॉर्मेशन प्रूफ है, मतलब कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, वाटर प्रूफ की तरह डिफॉर्मेशन प्रूफ है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, वो प्रूफ रेजिलेंस पॉइंट है। अब अगर हमें ये कैलकुलेट करने पे आया कि नहीं, इंजन पे जो लोडिंग हो रही है, जो फोर्स लगेगा उस पिस्टन पे, वो ई से ज़्यादा होगा, मतलब प्रूफ रेजिलेंस से ज़्यादा होगा, तब क्या होगा भाई, हमारा पिस्टन परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। और आप ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही एक्यूरेसी से बनाया जाता है पिस्टन। अगर उस पिस्टन सिलेंडर में, सोचिए पिस्टन और सिलेंडर के बीच में इतना कम गैप होता है, इतना कम गैप होता है कि आप खुली आंखों से उसको महसूस नहीं कर सकते, इतना कम गैप होता है पिस्टन के अंदर जो सिलेंडर रखा जाता है। क्योंकि अगर गैप ज़्यादा रखा जाएगा तो जो ऊपर से पेट्रोल उसमें आ रहा है सक्शन के लिए, वो पेट्रोल उसकी किनारों से नीचे चला जाएगा क्रैंकशाफ्ट में, तो इसलिए वो गैप बहुत छोटा रखा जाता है, पिस्टन रिंग्स लगाई जाती हैं उसके बीच में। तो अब बताइए कि अगर हल्का सा भी अगर पिस्टन के साइज में डिफॉर्मेशन आया, मतलब वो हल्का सा भी अगर डिफॉर्म हुआ, प्लास्टिक रीजन में अगर गया पिस्टन हमारा, तो क्या होगा, पिस्टन थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ तो क्या करेगा, पिस्टन उस सिलेंडर के जो कैविटी है उसमें फंस जाएगा। और अगर सिलेंडर फंसा तो क्या होगा, उधर से पेट्रोल तो कंटिन्यूअसली हर थोड़ी देर पे पेट्रोल इंजेक्ट हो रहा है, बर्न हो रहा है, क्योंकि आपने वहाँ पे वो लगाया हुआ है जो आप स्पार्क प्लग, वो स्पार्किंग हमेशा करता रह रहा है, मतलब एनर्जी कंटिन्यूअसली उसमें इंक्रीज होती जा रही है। तो देखेंगे आपकी थोड़ी देर में आपका जो पिस्टन सिलेंडर, जो आपका इंजन है, वो अपने आप में एक बम बन जाएगा, क्योंकि जैम है, खर्च हो नहीं रहा, कहीं पिस्टन मूव ही नहीं कर रहा है। तो पिस्टन की उस समय एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो वहाँ हम इस प्रूफ रेजिलेंस की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रूफ रेजिलेंस कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको महसूस हो रहा होगा। अब बात ये होती है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत इलॉन्गेशन हमें कोई दिक्कत नहीं करता है, ठीक है, वहाँ पे हम मान लेते हैं कि चलो कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा बहुत इलॉन्गेशन चलेगा, बियरेबल है, ठीक है, तो वहाँ पे हम प्रूफ रेजिलेंस से ज़्यादा भी लोडिंग के लिए हम डिज़ाइन कर लेते हैं, कोई हेडेक नहीं है। बट ये प्योर एक्यूरेसी वाली जगह का मैंने एग्जांपल दिया। अब बात ये होती है कि अगर प्रूफ रेजिलेंस से ऊपर अगर लोडिंग हो रही है तो भी ऐसी जगह होती है, बट उस समय मटेरियल में होता क्या है और उस पार्ट को हम कहेंगे क्या। ये तो हमारा इलास्टिक रीजन है, इसको यहाँ तक का ये जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन, ठीक है ना। और रीजन ऑफ रेजिलेंस भी कह सकते हैं, रीजन ऑफ रेजिलेंस भी कह सकते हैं कि इस रीजन में हमारा रेजिलियंस जो इफेक्ट है वो काम करता है। अब इसके आगे क्या होता है वो आपको देखना है। इसके आगे जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। देखिए इसका नाम प्लास्टिक रीजन आया है क्योंकि
माना जाता है कि इसके आगे जो है, जैसे प्लास्टिक को आप खींचते हैं, प्लास्टिक पे अगर हल्का सा भी आप फोर्स से खींचेंगे तो प्लास्टिक अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता, वो एक स्ट्रेच हो गया। प्लास्टिक को आपने हल्का सा खींचा, वो परमानेंट स्ट्रेच हो जाता है, बिल्कुल भी वो रिगेन की उसमें प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो प्लास्टिक की तरह मटेरियल आपका फैलता चला जाता है, वो वापस नहीं आता, इसलिए इसको प्लास्टिक रीजन कहते हैं। ठीक है, अब बात ये होती है कि ये जो है इस पॉइंट तक, यहाँ तक, इस जगह तक, इस पॉइंट तक आपका रेजिलेंस था। इसके आगे अगर है तो प्लास्टिक रीजन में गया। और ये जो आपका पॉइंट है फ्रैक्चर से पहले, देखिए ये ध्यान रखिएगा, कई जगह पे हम मटेरियल यूज़ करते हैं और हमारा मटेरियल अभी फ्रैक्चर नहीं हुआ है और उससे हम काम लिए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल रहा है, कोई हेडेक नहीं है। ठीक है, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, हमारा शूज़ जो होता है, शूज़ जब डिज़ाइन किया जाता है तो उसका एक लोडिंग दिखाई जाती है कि इसको कितने से कितना भारी आदमी इसको पहनेगा। ठीक है, कितना भारी आदमी उसको पहनेगा और उस भारी आदमी के पहनने से हमारा जो शूज़ है वो फ्रैक्चर न कर जाए, फट न जाए। तो शुरुआत में तो इलास्टिक लिमिट में रहता है, आप जब उसमें पैर डालते हैं तो वो थोड़ा सा फैलता है और जब आप रख देते हैं उसको लाके, फिर थोड़ी देर बाद कंप्रेस हो जाता है, दोबारा पहनते समय आपको फिर से थोड़ा सा वो टाइट महसूस होता है, फिर आप पहन के चलते हैं, थोड़ी देर में लूज़ हो जाता है। बट जैसे जैसे ग्रेजुअली आप टाइम के साथ पहनते चले जाते हैं, कुछ समय में आपका शूज़ जो है पूरे आपके पैर की जगह ले लेता है और बड़ा हो जाता है। तो वो इस प्लास्टिक रीजन में आ गया, वो डिफॉर्मेशन परमानेंट हो गया है, बट फिर भी वो फ्रैक्चर नहीं हुआ है। बट एक समय आता है कि वो फैलते फैलते फ्रैक्चर हो जाएगा। तो जितना फ्रैक्चर से पहले, अब देखिए इस रीजन में भी ये आगे जा रहा है तो आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब मटेरियल, अगर हम अपने मटेरियल की बात करें, हम उसको टेंसाइल टेस्ट करें, हम खींच रहे हैं तो इलास्टिक लिमिट तक तो खींच रहे हैं तो वापस आ जा रहा है। बट इलास्टिक लिमिट के बाद जब खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो रिटर्न बैक नहीं हो रहा है, मतलब अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आ रहा है, वो परमानेंटली उसी जगह पर डिफॉर्म हो गया। मतलब जितना लंबा हमने इसको कर दिया, इतना लंबा कर, जो स्प्रिंग का एग्जांपल दिया था कि खूब लंबा करके हमने सीधा उसको एक पतली वायर में लंबा बना दिया, तो पतली लंबी वायर वो वैसी वायर रहेगी, फिर से स्प्रिंग के शेप में नहीं आएगी। तो क्या हो रहा है, अब जब उस इलास्टिक से ज़्यादा भी आपने फोर्स लगाया तो भी मटेरियल ब्रेक नहीं किया, वो एनर्जी भी उस मटेरियल में गई। बट अब क्या हुआ, वो जो एनर्जी की कल भी मैंने बताया था, वो एनर्जी कहाँ जाएगी, उसके साइज को इंक्रीज करने में, परमानेंट डिफॉर्मेशन में, परमानेंट डिफॉर्म करने में चली गई। उसके एटम के मॉलिक्यूल्स के बीच की जगह उसने बढ़ा दी, परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। बात समझ में आई? तो बट अभी भी वो एनर्जी अपने अंदर रखा है, उसने एनर्जी अपने अंदर ले ली, तो स्टोर तो गई, उसके अंदर तो गई ही। तो तब तक मटेरियल जब तक मटेरियल फ्रैक्चर न कर जाए, उसके पहले तक जो भी लोड हम लगाएंगे और जो भी डिफॉर्मेशन होगा और जो भी एनर्जी उस मटेरियल के अंदर स्टोर होगी, उस टोटल पार्ट को हम कहते हैं टफनेस। एक ये भी प्रॉपर्टी साथ ही साथ डिस्कस कर लेते हैं, वैसे तो इसको डिटेल में भी पढ़ना पड़ता है, टफनेस। तो ये ध्यान रखिएगा कि टफनेस वो होती है कि द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड in the material or body under loading without fracture। चलिए, विदाउट फ्रैक्चर लिख दिया हमने, बिफोर फ्रैक्चर लिख देते तो हो जाता, बट विदाउट फ्रैक्चर लिख दिया तो यहाँ एक वर्ड यूज कर लीजिए, मैक्सिमम। बस, मतलब मैक्सिमम कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कोई मटेरियल या बॉडी विदाउट फ्रैक्चर, उस पर लोड लग रहा है और फ्रैक्चर होने से जस्ट पहले एफ पॉइंट तक जितना ये लोड सब ले रहा है, जितना भी वो फोर्स को बियर करेगा, जितनी भी एनर्जी अपने अंदर स्टोर करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, टफनेस। वो उसकी टफनेस प्रॉपर्टी होगी। देखिए अब इससे कोरिलेट करके थोड़ा सा याद रखने में आपको आसानी होगी कि एफ पॉइंट तक जितनी एनर्जी हमने उसको दी, जितना फोर्स दिया, एक एनर्जी दी, उस एनर्जी उसके अंदर गई, उसको डिफॉर्मेशन परमानेंट डिफॉर्म हो गया, उसको हम टफनेस कहेंगे। और मटेरियल हम देते जा रहे हैं एनर्जी, यहाँ पे हर पॉइंट पे एनर्जी देते जा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस डी तक बढ़ा रहे हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस कंडीशन है डी, स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं मतलब लोड बढ़ा रहे हैं, बट फिर भी मटेरियल फेल नहीं हुआ। मटेरियल फेल यहाँ कहीं आके होगा, एफ पे। तो ध्यान रखिए कि जो मटेरियल फेल नहीं हो रहा है, मतलब टूट नहीं रहा है, ये इसलिए कि मटेरियल टफ है, इट एब्जॉर्ब एनर्जी आफ्टर दिस ऑल्सो,
ई के बाद भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, अप टू एफ एब्जॉर्ब करता जा रहा है। मतलब एफ पॉइंट तक जितनी एनर्जी है वही उसका टफनेस है। टफनेस टफ है, वो टूटा नहीं है, ब्रेक नहीं किया, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये यहां से लेके पूरा यहां तक, ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि अगर हम टफनेस निकालने गए तो रेजिलेंस को माइनस कर दिया और ये पार्ट खाली टफनेस है। नहीं, ऐसा नहीं है, खाली ये पार्ट टफनेस नहीं है, टफनेस पूरा है, पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा जितना ये पार्ट है ये सारा टफनेस में आएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेजिलेंस इज अ पार्ट ऑफ टफनेस ऑफ मटेरियल और बॉडी in which it comes back to its original shape and size, comes back to its original shape and size after removal of force। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि रेजिलेंस जो है वो टफनेस का ही एक प्रॉपर्टी है। टफनेस और रेजिलेंस मिलती जुलती चीजें हैं, बट टफनेस टोटल को कहते हैं, टोटल पूरा इंक्लूडिंग रेजिलेंस सारा टफनेस है, बट उसमें से इतना पार्ट ई पॉइंट तक जो एनर्जी स्टोर हुई उसको हम एक अलग प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। क्योंकि कई जगह पे, जैसा पिस्टन का एग्जांपल है, क्योंकि कई जगह पे हमको टफनेस से मतलब नहीं होता है। पिस्टन की बात करें तो हमको टफनेस से नहीं मतलब है, इतना ज्यादा इलोंगेट हो गया, इतना ज्यादा इलोंगेट हो गया, सोचिए ये सारा का सारा इतना बड़ा साइज हो जाएगा ना उसका, इतना इंक्रीज कर जाएगा, तो वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हम ये नहीं चाहते, पिस्टन सिलेंडर में इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में हम टफनेस नहीं देखते हैं, तब हम रेजिलेंस देखते हैं। ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए रेजिलेंस और टफनेस में। और ये ध्यान है कि रेजिलेंस टफनेस का ही पार्ट है, टफनेस के अंदर ही का पार्ट है, मतलब वो टफनेस प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है। बट कई जगह पे हमें डिजाइनिंग सेंस में हमें सिर्फ रेजिलेंस देखना पड़ता है, प्रूफ रेजिलेंस देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि रेजिलेंस और टफनेस में अंतर कुछ नहीं है एक ही चीज, बट कहाँ हमको बाइफर्केट करना है, कहाँ पे हमें अंतर दिखाना है कि यहाँ तक रेजिलेंस है और पूरा का पूरा तो टफनेस है। तो टफनेस का ही छोटा सा पार्ट रेजिलेंस होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बस कौन सा पार्ट, जहां तक कि फोर्स हटाते ही हमारा मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज पे वापस आ जाए, वहां तक हमारा रेजिलेंस होता है, और पूरा तो टफनेस है। टफनेस मतलब कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा विदाउट फ्रैक्चर, विदाउट टूटे हुए। तो ये अंतर आपके दिमाग में हमेशा बना के रखिएगा। इसको आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए, इस ग्राफ में आप मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, ग्राफ में समझने की ज़रूरत नहीं है, बट उसमें भी अगर आप कहें कि नहीं सर ग्राफ में मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस भी, कोई मतलब नहीं होगा उसका, कोई मतलब नहीं होगा उस ग्राफ में मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस समझने का। देखिए पॉइंट ई तक आपका देखिए रेजिलेंस तो हर पॉइंट पे था, अभी बताया मैंने, स्ट्रेस स्ट्रेन। ई पॉइंट तक आपका प्रूफ रेजिलेंस आया, और जो आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस की बात करेंगे तो अगर आप सिंगल यूनिट सब कुछ ले रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं, देखिए अब किस मटेरियल पे टेस्टिंग कर रहे हैं आप, यूनिट वॉल्यूम पे टेस्टिंग कर रहे हैं, या बड़े लेंथ पे वॉल्यूम। मतलब अगर यही ग्राफ स्ट्रेस स्ट्रेन का यही ग्राफ जो भी आप बना रहे हैं, अगर ये हमने बनाया 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए, मतलब जो हम, भाई आपको बताया था अभी कि ये जो ग्राफ हमारे पास आता है ये कैसे हमें मिलता है, बाय द टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ डक्टाइल मटेरियल। किसी मटेरियल को हम यूटीएम मशीन पे रख के उसका टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो हमें ये ग्राफ मिलता है, बात समझ में। तो अगर वो मटेरियल उसकी साइज अगर हम 1 मीटर क्यूब कर दें,
कोई भी वो हो सकता है कि एक सिलेंड्रिकली मान लीजिए, सिलेंडर ही मान लीजिए, एक सिलेंडर है और इसकी साइज या स्पेसिमेन थोड़ा सा अलग तरीके से बनाए जाते हैं, बेलन के आकार के बनाए जाते हैं। तो अगर सिलेंडर अभी मान के चलिए, तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होना चाहिए वो 1 मीटर क्यूब अगर है, अगर इस सिलेंडर का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, तो जो प्रूफ रेजिलेंस इस ई पॉइंट पे आएगा, जो प्रूफ रेजिलेंस आएगा, जो प्रूफ रेजिलेंस आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो जाएगा। ठीक है, जब अभी सब फॉर्मूले प्रूफ ऑफ कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है ये। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा आपको कि क्या होता है। बट ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम अपने स्पेसिमेन का, तो उस ग्राफ में अगर आप कहें कि सर यहाँ प्रूफ रेजिलेंस है, रेजिलेंस हर जगह है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस कौन सा पॉइंट होगा, तो ऐसे हम नहीं बता सकते। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस के लिए हमारा जो स्पेसिमेन है जिसकी हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं, उसका वॉल्यूम हमको 1 यूनिट, कहा था ना कि पर यूनिट वॉल्यूम होता है। प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, मतलब मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इक्वल टू प्रूफ रेजिलियंस अपॉन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। ठीक है ना, प्रूफ रेजिलियंस अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर दिए और तो ये क्या आता है, हम क्या बोलते हैं, प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। और अगर वॉल्यूम ही 1 हो जाए, अगर वॉल्यूम को हम 1 कर दें, जैसे 1 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम यहाँ 1 रखेंगे तो डिवाइड करें 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस और प्रूफ रेजिलेंस क्या हो जाएगा, दोनों एक ही हो जाएगा। तो वही हम कह रहे हैं कि अगर आपने अपना स्पेसिमेन 1 मीटर क्यूब का रख दिया, अगर आपने अपना स्पेसिमेन 1 मीटर क्यूब का रख दिया, तो आपका जो ई पॉइंट, जो प्रूफ रेजिलेंस पॉइंट, जो प्रूफ रेजिलेंस कैलकुलेट करके आएगा, वो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस की बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम 1 रखेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर ही हो जाएंगे। तो इस तरीके से मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस को भी समझिएगा, ज़्यादा उसमें ध्यान उसमें देना है। तो मेन आपका ये है कि प्रूफ रेजिलेंस और रेजिलेंस क्या होता है, टफनेस के साथ उसकी क्या रिलेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज इस ग्राफ के बाद डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, कि कैसे हम रेजिलेंस निकालेंगे, अगर किसी मटेरियल में हमें कुछ बातें हमें दी हुई हैं तो कैसे हम उसका रेजिलियंस कंट्रोल करेंगे, प्रूफ रेजिलियंस कंट्रोल करेंगे, या कहीं कहीं आपको न्यूमेरिकल में दे देता है कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, इस नाम से भी देता है। सारे नाम हमने पढ़ लिए हैं, कोई हेडेक नहीं है, अब हम कर लेंगे। तो उसका कल प्रूफ देखेंगे कि डिफरेंट लोडिंग में कैसे कैसे हमें रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस जैसे भी जो भी चीज़ निकालने के लिए दी रहेगी उसको हम कैसे निकालेंगे, कितने तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, ये भी हम उसके लेक्चर्स में, फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते चलेंगे। आराम से अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठाइए। देखिए, हम बहुत स्लो चल रहे हैं इसलिए कि दिमाग में इसका पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में न रहे, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए हम आराम से चल रहे हैं। जब एक बार हमारा कंसेप्ट बन जाएगा, जब न्यूमेरिकल हम कर लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, देखिए बहुत तेज़ी से चलते तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, दिमाग को एक्सेप्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। आराम चलेंगे, दिमाग में धीरे धीरे उसको बैठाएंगे, पूरा बेस बनाएंगे, और फिर देखिएगा डेरिवेशन में टाइम नहीं लगेगा, डेरिवेशन बहुत तेज़ी से निकल जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।